हैं। तो इस जजमेंट की कॉपी है पीडीएफ वाली, वो आप जो है ऑनरेबल कोर्ट की रेस्पेक्टिव वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये जितने भी जजमेंट्स है जिनके लिए लेटेस्ट वीडियो अवेलेबल है वो आपको वहां से मिल जाएगी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आपको इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं भी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रिट पिटीशन फाइल की गई है, अपने आप में काफी यूनिक ये केस आया है और जजमेंट है, और यहाँ पर ये काफी हेल्प करेगा। बिग रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है इस वाले जजमेंट में, तो वीडियो को स्किप मत करें, ध्यान से समझिएगा, काफी शॉर्ट में वीडियो है। यहाँ पर एक रिट पिटीशन फाइल की गई है एक पर्टिकुलर जीएसटी नंबर के रिगार्डिंग में, जो है एक जो ऑर्डर पास हुआ है उसको क्वेश्चन करने की डिमांड रखी गई है इन द व्यू ऑफ की बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के और ग्रॉस वायलेशन टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये 2 पॉइंट को लेकर यहां पर रिक्वेस्ट की गई है रिट पिटीशन में कि सर ये जो ऑर्डर पास हुआ है इसको क्वेश्चन कर दिया जाए, क्वेश्चन या फिर सेट असाइड कर दिया जाए। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा केस क्या है, पहले केस ध्यान से समझिएगा, फिर इसमें एक नया पॉइंट निकल के आएगा और वो सबसे अपने आप में यूनिक पॉइंट है। रिट पिटीशन जो है वो इस इम्पंज ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए फाइल की गई। विद देयर कंसेंट द रिट पिटीशन इज टेकन ऑन फाइनल डिस्पोजल एट द एडमिशन स्टेज सेल्फ। और यहां पर ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, जीएसटी टैक्स पेयर के फेवर में आई है। अब पहले केस समझिएगा, पिटीशनर की कंटेंशन थी कि सर एक टोटल टर्नओवर जो कि इम्पंज ऑर्डर में लिखी गई है जीएसटीआर 1 के अकॉर्डिंग ये है, और उस पर इतना एसजीएसटी है इतना सीजीएसटी। आप ध्यान से समझ लीजिए, फिगर समझ लीजिए, जो टोटल टैक्स है वो पे किया गया है सेकंड कॉलम में। इनफैक्ट द पिटीशनर हैज पेड द एक्सेस अमाउंट, ऑलरेडी पिटीशनर ने एक्सेस अमाउंट भी पे करा हुआ है। लेकिन यहां पर इस केस का यहां पर समझिएगा ध्यान से कि इसका पॉइंट क्या निकल के आएगा, बहुत काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, और ये आपकी काफी हेल्प करेगा। बिफोर पासिंग द इम्पंज ऑर्डर द पिटीशनर हैज नॉट अवेल्ड एनी पर्सनल हियरिंग। तो अब यहां पर क्या है, इस ऑर्डर के पास करने से पहले पिटीशनर को ने कोई भी पर्सनल हियरिंग अवेल नहीं की। तो एक तो ये पॉइंट आएगा कि पर्सनल हियरिंग क्यों नहीं प्रोवाइड की गई। ठीक है, कोई भी ऑर्डर पास होगा तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड सब केस में अवेलेबल है। फिर सेकंड जो है, द कंटेंशन ऑफ रेस्पोंडेंट इज दैट द पिटीशनर हैज नॉट रेस्पॉन्ड द नोटिस। रेस्पोंडेंट यानी कि डिपार्टमेंट ने कहा कि पिटीशनर ने जो है नोटिस का कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। However, the respondent state that the notice was sent through email ID on the petitioner। यहां पर ये लिख दिया गया कि जो नोटिस है वो ईमेल आईडी पर भेजा गया था, क्योंकि ऐसा जीएसटी एक्ट में लिखा गया है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी कम्युनिकेट कर दिया जाता है, मतलब ईमेल, एसएमएस या फिर किसी भी अदर वेबसाइट से, तो कंसीडर किया जाएगा वैलिड इनवॉइस। ऑन वेरीफाइंग द सैड फैक्ट इट इज सीन दैट, अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, और इसमें आपको इसकी हेल्प से आप अपने काफी सारे नोटिस या ऑर्डर को इनवैलिड करा सकते हैं। ऑन वेरीफाइंग द सैड फैक्ट इट इज सीन दैट द रेस्पोंडेंट हैव सेंड द नोटिस टू द सम अदर ईमेल आईडी विच इज नॉट द ईमेल आईडी ऑफ पिटीशनर। यहां पर देखिए काफी सारे ऐसे हैं जो अपनी ईमेल आईडी तो दे ही नहीं रखते हैं। जीएसटी नंबर पे अगर आप चेक करेंगे तो काफी केस में ऐसे होंगे किसी अदर पर्सन की ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर वहां पर होगा। तो यहां पर इस पॉइंट पर ही जजमेंट आ गया है कि सर ये जो वेरीफाई किया गया है तो उसने प्रूफ कर दिया, लेकिन ये ऑनेस्ट टू प्रूफ एसएससी के ऊपर रहेगा कि वो प्रूफ करेंगे कि सर ये ईमेल आईडी उनसे बिलोंग नहीं है। विच इज नॉट द ईमेल आईडी ऑफ पिटीशनर। आफ्टर रिसीट ऑफ इम्पंज ऑर्डर द पिटीशनर केम टू नो दैट द नोटिस वाज सेंट टू दैट पर्टिकुलर ईमेल आईडी एंड द सैड ईमेल आईडी इज नॉट बिलोंग टू द पिटीशनर। जब ये इम्पंज ऑर्डर मिला, तो इम्पंज ऑर्डर हो सकता है इनको हार्ड कॉपी में मिला हो, तो पिटीशनर को ये पता चला कि जो ईमेल आईडी जिस पर नोटिस भेजा गया था पहले, वो तो इनकी ईमेल आईडी नहीं थी। देयरफॉर दिस कोर्ट इज ऑफ द कंसिडर ओपिनियन दैट देयर इज ए क्लियर वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जब जिस पर्सन को नोटिस ही नहीं मिला तो वो रिप्लाई कैसे करेगा, फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर दिया गया। तो यहां पर इस चीज का बेनिफिट ले लिया गया, यहां पर कोर्ट ने कंसीडर किया कि ये वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। इसी के रिगार्डिंग यहां पर ये एसएससी के फेवर में केस चला गया। अकॉर्डिंगली द इम्पंज ऑर्डर डेटेड दिस इज हेयर बाय क्वेस्ट। ये जो ऑर्डर है वो क्वेस्ट कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। द पिटीशनर इज डायरेक्ट टू सबमिट हिज ऑब्जेक्शन
अब यहाँ पर पेटिशनर को कहा कि ठीक है सर, आप अपनी जो है ऑब्जेक्शन को सबमिट कीजिए विद इन ए पीरियड ऑफ, एक स्पेसिफाइड पीरियड दे दिया 3 वीक्स का, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ पर उन्हें टाइम अलाउड दिया गया कि ठीक है, आपको ऑर्डर मिल गया है, अब आप इसका प्रॉपरली जो भी आपके ऑब्जेक्शंस हैं वो उनका रिप्लाई बनाइए, सबमिट कीजिए। देयर आफ्टर द रेस्पोंडेंट शैल कंसीडर द ऑब्जेक्शन ऑफ पेटिशनर। उसके बाद जो रेस्पोंडेंट है वो कंसीडर करेंगे। उसके बाद रेस्पोंडेंट को जो है पर्सनल हियरिंग की भी यहां पर दी गई है कि वो पर्सनल हियरिंग के लिए भी उनको ग्रांट दे। Thereafter, the respondent shall pass the speaking order and said exercise shall be completed within a period of 8 weeks। तो देखिए यहां पर सबसे बड़ा बेनिफिट एसएससी को क्या मिला, एक फर्दर टाइम लिमिट मिल गई। उस फर्दर टाइम लिमिट में यह भी कहा गया है कि पर्सनल हियरिंग भी अलाउड हो गई। फिर उसके बाद यह कहा गया है कि रेस्पोंडेंट यानी कि डिपार्टमेंट जो है सब फैक्ट्स और ऑब्जेक्शंस को कंसिडर करते हुए उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे। तो अगर आपको भी कोई इस टाइप का नोटिस मिला है, नोटिस के बेस पर आपका ऑर्डर हुआ है और वो आप जो है उसका प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाए या आपने पर्सनल हियरिंग नहीं की, तो आप इस वाले जजमेंट का यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। इसको कोट करके आप अपने टाइम लिमिट को एक्सटेंड करा सकते हैं, उसके बाद प्रॉपरली रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं, पर्सनल हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट भी आ जाता है, क्या सर ये जितने भी जजमेंट्स है सबके लिए अप्लाई होंगे? तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर कर देता हूँ, जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं वो रेस्पेक्टिव स्टेट या यूटी पे अप्लाई होंगे। और अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी ऐसा केस लो या ऐसा जजमेंट है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो वो ऑल ओवर इंडिया वैलिड रहेंगे। बट यहाँ पर यह चीज आ जाती है कि किसी अदर कोर्ट ने भी, अगर किसी अदर स्टेट में किसी कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जब आप अपील फाइल करेंगे तो उसमें जो उससे बिलो अथॉरिटी होगी वो सब अदर जितने भी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के डिसीजंस हैं उनको कंसीडर करेंगे, उनके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को, ठीक है। तो उनको फॉलो करते हुए आपको इसमें रिलैक्सेशन दी जाएगी। फिर भी आप जो है आप रिट फाइल कर सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट में जो है जितने भी रेमेडीज अवेलेबल हैं एक्ट के अंडर में उसके लिए जा सकते हैं। बट उसकी ड्राफ्टिंग के टाइम पर क्या पॉइंट्स हैं, क्या हाईलाइट्स आपको करनी है, इन जजमेंट्स की हेल्प से कि सर इस केस में ऑलरेडी इस टाइप के केस में ये जजमेंट आया हुआ है, उसमें आपको काफी रिलीफ मिलेगी। क्योंकि किसी भी ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट होगा तो दूसरी ऑनरेबल हाई कोर्ट उसको कंसीडर करेंगे, पर लेकिन हो सकता है केस के सर्कमस्टांसेस या फैक्ट्स अलग अलग हो, तो ये जरूरी नहीं है कि टैक्स पेयर के फेवर में ही डिसीजन आए। इसी टाइप के काफी सारे